गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। चलो आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक के बुक बैक देखेंगे। तो चलिए अभी नेताजी की चिंता पाठ देखेंगे। मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। तो पहला उत्तर यहाँ पे, ये पत्र किसको लिखा गया है? उत्तर, ये पत्र सुभाष चंद्र बोस की माँ को लिखा गया है। उत्तर, पत्र लिखने वाले का तो दूसरा प्रश्न है, पत्र लिखने वाले का नाम बताओ, जिसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा प्रश्न है, पत्र में लेखक किसकी दुर्दशा की चर्चा कर रहे हैं? उत्तर, पत्र में लेखक भारत की दुर्दशा की चर्चा कर रहे हैं। रोमन नंबर 2, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। लेखक को कहाँ का समाचार नहीं मिल पाया था? उत्तर, लेखक को कोलकाता का समाचार नहीं मिल पाया था। दूसरा प्रश्न, लेखक ने किसे जगाने की बात कही है? उत्तर, लेखक ने भारतवासियों को जगाने की बात कही है। तीसरा प्रश्न, माँ का जीवन कैसे होता है? उत्तर, माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। तो नेताजी की चिंता जो ये पाठ है, ये सिर्फ बुक बैक के लिए है, तो आप ज्यादातर प्रश्न उत्तर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम बुक बैक पर ध्यान देंगे। तो बुक बैक में यहाँ पर क्या आ रहा है? संधि विच्छेद आ रहा है। संधि विच्छेद भी मैं आपको टर्म 2 में ही सिखाऊंगी। जब मैं आपको सिखाऊंगी तो तब आप इसका उत्तर दीजिए। तो अब हम संधि विच्छेद के बाद क्या आ रहा है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है आशा, जिसका विलोम है निराशा। नास्तिक, जिसका विलोम है आस्तिक। तीसरा शब्द है जीवित, जिसका विलोम है मृत्यु। चौथा शब्द है अनावश्यक, जिसका विलोम है आवश्यक। पांचवा शब्द है स्वीकार, जिसका विलोम है तिरस्कार। छठा शब्द है बहुमूल्य, जिसका विलोम है मूल्यहीन। और अंत में जो शब्द दिया गया है नैतिकता, जिसका विलोम है अनैतिकता। तो चलिए इसके बाद देखेंगे हम उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय मतलब प्रीफिक्स सफिक्स, जो मूल शब्द के पहले कभी कभी कोई शब्दों को लगाया जाता है और कभी कभी मूल शब्दों के अंत में थोड़े से कोई शब्द लगाए जाते हैं। तो मेन वर्ड जो भी रहता है उसके सामने थोड़े वर्ड्स लगाए जाते हैं, कभी उसके पीछे। तो एग्जाम्पल के तरीके से मैं क्या बताऊंगी आपको, मेन वर्ड हैप्पी, तो हैप्पी को प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? अनहैप्पी, वो प्रीफिक्स लगाया है। और सफिक्स किस तरह से लगाएंगे? हैप्पीली, ly लास्ट में एंड में ऐड किया जाता है, तो हैप्पीली। सो प्रीफिक्स कैसे आएगा? अनहैप्पी। सफिक्स कैसे आएगा? हैप्पीली। तो प्रीफिक्स सफिक्स दोनों भी मिला के वर्ड बना सकते हैं अनहैप्पीली। तो यहाँ पे हम हिंदी में क्या देखेंगे? प्रीफिक्स सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। जो उपसर्ग कहलाता है वो प्रीफिक्स है और प्रत्यय जो है सफिक्स है। तो यहाँ पे शब्द दिया है, इस शब्द को आप अलग करना पड़ेगा। प्रसन्न, मैंने हैप्पी कहा था, प्रसन्नता हैप्पीली, तो त को अलग कर देना है, प्रसन्न प्लस त। और भारतीय, भारत प्लस इय। नास्तिकता, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? नास्तिक प्लस ता। तो नास्तिक को हम क्या करेंगे? न अलग करेंगे, प्लस आस्तिक और प्लस ता। और उसके बाद क्या है? अनावश्यक, अना अलग करो, फिर आवश्यक प्लस क।
अना प्लस आवश्यक प्लस क। जड़ता, जड़ता यहाँ पे किस तरह से आप लिखेंगे? जड़ प्लस ता। समर्पित, समर्पित किस तरह से करेंगे? समर अलग कर सकते हैं प्लस इत। फिर क्या देखेंगे आप? अप्रभावित, अ अलग प्लस प्रभाव प्लस इत। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला शब्द है सहायता। सहायता मतलब हेल्प। हम सब दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न का शब्द क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ मतलब सेल्फिश। एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। माँ कभी सेल्फिश नहीं होती है। रक्त मतलब ब्लड। वर्तमान दशा देखकर आपके हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? तो रक्त यहाँ पे ब्लड है। इसको किस तरह से हमने वाक्य में प्रयुक्त किया? वर्तमान दशा देखकर आपके हृदय रक्त के आंसू नहीं बहता। बेचैनी, महीन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? बेचैनी मतलब रेस्टलेस। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब वेटिंग। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। बहुमूल्य प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज। फल शब्द का अर्थ है, फल मतलब यहाँ पे फ्रूट है, लेकिन फ्रूट किस प्रकार से बोला गया है? मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने से कोई आके आपको फल दे देता है? नहीं, उसका रिजल्ट के बारे में बताया है। तो परिणाम, फल शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है? परिणाम। दूसरा प्रश्न है, बेखबर शब्द का अर्थ है निश्चिंत। तीसरा प्रश्न है, हाथ का तत्सम रूप है। मैंने आपको बताया था तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। संस्कृत में हाथ को क्या कहते हैं? हस्त कहते हैं। रचनात्मक कौशल, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं बनाना चाहिए। पठित परिच्छेद, पैसेज फ्रॉम द टेस्ट। यहाँ जो भी पैसेज दिया है इसको पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर बनाना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या यहाँ पे बोल दिया? तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें मनुष्य जीवन के साथ क्या क्या मिला है? उत्तर, बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरों की सेवा कर सके। तीसरा प्रश्न है कि जिसका जीवन स्वार्थ रहित होता है। तो उत्तर है एक माँ का। तो चलिए अब हम छठा पाठ देखेंगे जिसका नाम है रवि की सवारी, जिसका अभ्यास पहले क्या है? मौखिक प्रश्न। ओरल क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न है, इस कविता का संबंध किससे है? उत्तर, सूर्योदय से। तो रोमन नंबर 2, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। किसकी सवारी आ रही है? उत्तर, रवि की सवारी। दूसरा प्रश्न है, तारकों की फौज का अर्थ क्या है? उत्तर, आसमान के तारों का समूह। इन पंक्तियों में छूटे शब्द भरो। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। रोमन नंबर 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करो। इसके अर्थ आपको एनओएल में मिल जाएगा।
रात का राजा किसे कहा गया है? उत्तर चंद्रमा को कहा गया है। जीवन कौशल, इस कविता का संदेश क्या है? इसका उत्तर आपको NOL में मिल जाएगा। भाषा कौशल, इन शब्दों की तीन तीन पर्यायवाची लिखो। रवि, रवि मतलब संत। इसके पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भास्कर। दूसरा शब्द है पक्षी, जिसे अंग्रेजी में बर्ड कहा जाता है। चिड़िया, बिहर, खग। तीसरा प्रश्न है बादल, जिसे अंग्रेजी में क्लाउड्स कहा जाता है। घन, घटा, मेघ। चौथा प्रश्न है चांद, जिसे अंग्रेजी में मून कहा जाता है। शशि, चंद्रमा, चंद्र। पांचवा प्रश्न है रात, जिसे अंग्रेजी में नाइट कहा जाता है। निशा, रात्रि, रजनी। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। पहला शब्द है कीर्ति। क हलंक वाला अक्षर है, जिसमें छुपा हुआ है बड़ी ई, का प्लस ई। फिर रा हलंक वाला अक्षर है, जिसमें कुछ छुपा नहीं है। उसके पश्चात त हलंक वाला अक्षर है, इसके साथ छुपा है बड़ी ई। दूसरा शब्द है स्वर्ण। स हलंक वाला अक्षर है, इसके साथ कुछ नहीं छुपा है। इसके पश्चात वह हलंक वाला अक्षर है, जिसके साथ छुपा हुआ है छोटा आ। फिर रा छोटा है, इसलिए इसको हलंक वाला अक्षर नहीं कहा जा सकता। फिर ना हलंक वाला अक्षर है, जिसमें छुपा है अ। तीसरा शब्द है अनुचर। अ, जिसमें इसको हम हलंक वाला अक्षर नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्वर है। न हलंक वाला अक्षर है, जिसमें छुपा है छोटा ऊ। उसके पश्चात च हलंक वाला अक्षर है, इसमें छुपा है छोटा आ। इसके पश्चात र हलंक वाला अक्षर है, इसके साथ छुपा है छोटा आ। चौथा शब्द है ठिठक था। ठ हलंक वाला अक्षर है, जिसमें छुपा छोटा ई। उसके पश्चात और एक थ है, ये भी हलंक वाला अक्षर है, जिसके अंदर छुपा है अ। इसके पश्चात क हलंक वाला अक्षर है, इसमें छुपा है छोटा आ। इसके पश्चात त हलंक वाला अक्षर है, जिसमें छुपा है बड़ा आ। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द है विजय, जिसे अंग्रेजी में विक्ट्री कहा जाता है। राम और लक्ष्मण को युद्ध में विजय मिली। पोशाक, ड्रेस। मेरी माँ ने मेरे लिए पोशाक बनाई थी। तीसरा शब्द है रथ, चैरियट। राजा का रथ बहुत सुंदर है। मैदान, ग्राउंड। मेरे घर के सामने एक बड़ा मैदान है। तो अंत शब्द है सवारी। आप इस कविता के अंदर से एक पंक्ति को भी कह सकते हैं, आ रही रवि की सवारी। सवारी मतलब राइड। इनमें से शुद्ध शब्द है। तो पहला शब्द कीर्ति हमने देखा था वर्ण विच्छेद में इस शब्द को। कुसुम के पर्यायवाची शब्द हैं। कुसुम मतलब फ्लावर, सुमन पुष्प, फूल। इनमें से शुद्ध शब्द है शोषण। तो पहला वाला शोषण शुद्ध शब्द है। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल्स। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं बनाना है। इसके अंतर्गत इन पंक्तियों पर आधारित
प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। तो पहला प्रश्न है, सवारी किसकी आ रही है? जिसका उत्तर है रवि की। दूसरा प्रश्न है, रथ की सजावट किससे हुई है? जिसका उत्तर है नव किरणों से। तीसरा प्रश्न है, अनुचर कौन बने हैं? जिसका अर्थ है बादल। तो चलिए अभी हम क्लास वर्क भी देखेंगे। आज मैं आपको क्लास वर्क में दो चीजें बताने वाली हूँ, एक अनुच्छेद और दूसरा पत्र लेखन। पहले अनुच्छेद क्या है इसको देखेंगे। अनुच्छेद लेखन, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु संरंगित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में किस प्रकार से कहा जाता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। पैराग्राफ राइटिंग इज द वे ऑफ डिटेलिंग द टॉपिक गिवन by providing appropriate ideas and views of oneself. It is the method of elaborated explanation, hence we can get a clear view of the topic. Any topic given must be written in a lengthy paragraph with detailed explanation within the words limit. तो आज के अनुच्छेद में क्या दिया गया है हम देखेंगे। आज के अनुच्छेद लेखन की शीर्षक है परिश्रम का महत्व। मानव जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। ये सभी प्रकार की उपलब्धि अथवा सफलता का आधार है। अपने परिश्रम के सहारे मानव सुदूर अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अतः हमें परिश्रम से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य सफल होता है। कोई भी कार्य परिश्रम करने से ही पूरा होता है, केवल इच्छा करने से नहीं। अतएव किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। अभी जो हमने जो अनुच्छेद देखा है इसे अंग्रेजी में इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क कहा जाता है। तो पहला वाक्य हमने क्या देखा, मानव जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो दूसरा वाक्य यहाँ पे क्या है, ये सभी प्रकार की उपलब्धि अथवा सफलता का आधार है। It is the basis of all types of achievement and success. अपने परिश्रम के सहारे मानव सुदूर अंतरिक्ष में जा चुके हैं। With the help of our hard work, humans have gone into remote space. परिश्रम करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य सफल होता है। So we should not try to avoid hard work. अब तक हमने जो अनुच्छेद देखा है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ का पहला वाक्य है, मानव जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। Diligence is very important in human life. दूसरा वाक्य है, ये सभी प्रकार की उपलब्धि अथवा सफलता का आधार है। It is the basis of all types of achievement and success. तो तीसरा वाक्य है, अपने परिश्रम के सहारे मानव सुदूर अंतरिक्ष में जा चुके हैं। With the help of our hard work, humans have gone into remote space. हमें परिश्रम से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। So we should not try to avoid hard work.
परिश्रम करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य सफल होता है। A person who works hard must succeed in one day or the other. कोई भी कार्य परिश्रम करने से ही पूरा होता है। Any work is accomplished by hard work, not merely by desire. केवल इच्छा करने से नहीं, अतः किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। So it is necessary to work hard to achieve any goal. तो चलिए अभी हम पत्र देखेंगे। आज का पत्र आपको अनौपचारिक पत्र दिया गया है, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। पत्र का प्रश्न है, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो पहले आप पत्र में पता लिखना चाहिए। पता बाएं हाथ की तरफ 113 वसंत विहार, नई दिल्ली, 19 अगस्त 2020। इस तरह से आप पते के नीचे जब तारीख मुकम्मल करोगे, उसके बाद आपके बारे में बताना है। आप आपके दोस्त को किस प्रकार से जानते हैं। प्रिय निशांत, मैं यहाँ कुशल हूँ। आई एम गुड हियर। और परमात्मा से तुम्हारी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। एंड प्रे टू गॉड फॉर योर हैप्पीनेस। अभी 2 दिन पहले तुम्हारा पत्र मिला। जस्ट गॉट योर लेटर 2 days ago। यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अंतरविद्यालय प्रतियोगिता का अर्थ है इंटर स्कूल कंपटीशन। यह जानकर खुशी हुई है। That means it is great to know that you have got first place in the inter school competition. मेरे परिवार व मेरी ओर से तुम्हें ढेरों बधाइयां। Congratulations to you on behalf of my family and me. भविष्य में भी सफलता इसी तरह तुम्हारे कदम चूमे, यह मेरी कामना है। Always get the success in your future. This is my wish. अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना और दीदी को प्रणाम। Convey my regards to your parents and elder, your sister. फिर आप दाहिनी हाथ तरफ क्या लिखना है, तुम्हारा मित्र जो खत लिख रहा है उसका नाम कमल। तो चलिए अभी हम निबंध देखेंगे। निबंध का शीर्षक है अब्दुल कलाम। तो पहले है परिचय। अब्दुल कलाम फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम यानी हमारे प्रिय अब्दुल कलाम भारत के 11वीं राष्ट्रपति थे। उनका जीवन और कार्य हर आम आदमी के लिए एक उदाहरण है। चलो मैं इसको अंग्रेजी में बताती हूँ कि किस तरह से देखना है। Abdul Kalam Zainul Abidin Abdul Kalam, example or lovable Abdul Kalam was the 11th President of India. His life and work is an example for every common man. तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है, उनका जन्म और शिक्षा। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में सन 1931 अक्टूबर 15 को एक अनपढ़ नाव चलाने वाले के घर में हुआ। कई मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। उनका विज्ञान और अनुसंधान में विशेष लगाव था। विज्ञान और अनुसंधान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी। उन्होंने अनुसंधान करने वाली संस्थाओं में काम किया
उन्होंने रिसर्च में बहुत सारे काम किया था, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मैं आपको बताती हूँ। Abdul Kalam was born in Rameshwaram, Tamil Nadu on October 15th, 1931 in the house of a boatman. Facing many difficulties, he studied. He had a special interest in science and research. He worked in research institutions. उपलब्धियां: सुरक्षा के लिए नए नए प्रक्षेपणास्त्र बनाए, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल आदि। ये सब मिसाइल उन्होंने बनाए थे। ये हमें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये साबित किया कि भारतीय वैज्ञानिकों में विशेष क्षमता और प्रतिभा है और भारत संसार के विकसित देशों में जल्द गिना जा सकता है। Made a new missile for protection such as fire, earth, sky, trident, etc. It took us to high levels. He proved that Indian scientists have special abilities and talent, and India can be counted among the developed countries for the old soon. सन 2020 ईस्वी में भारत का दृश्य। उनका सपना है कि 2020 तक भारत संसार के उच्च स्तर पर होगा। शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारत प्रथम स्थान में पहुंच जाए, यही उनकी अभिलाषा है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है व्यू ऑफ इंडिया इन 2020 His dream is that by 2020 India will be at the highest level of the world. It is his desire to make India reach the first place in the fields of education, research, science, etc. व्यक्तित्व: वे एक तपस्वी समान सरलता का जीवन बिताते थे। उनमें पैसे जोड़ने या सुविधाओं के बीच जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वे दिन में 18 घंटे काम करते थे। संगीत में विशेष रुचि होने के कारण वीणा बजाते थे। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। उनका मानना था कि बच्चे अगर शुरू से सही स्तर पर लगाए जाएं तो हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ देश हो सकता है। इसे अंग्रेजी में मैं बताती हूँ आपको। He lived a life as simple as an ascetic. They had no desire to add money or move between facilities. He used to work for 18 hours a day and played veena because of his special interest in music. He loved children. He believed that if children are planted on the right path from the beginning, our country can be the first country. अंत में हम देखेंगे उपसंहार। ये भारत का सौभाग्य है कि उसे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति मिले। उनका सपना साकार हो, यही हमारी इच्छा है। The conclusion: It is a privilege of India that he got a president like Abdul Kalam. It is a wish to make their dream come true. Thank you.